So friends, now let's see the topic difference between promissory note and bill of exchange. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. नंबर ऑफ पार्टीज बताइए. प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टीज होते हैं? दो, मेकर एंड पेई. और अगर वहीं हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो कितने होते हैं? ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई. ड्रॉवर यानी जिसने ऑर्डर किया, ड्रॉई यानी जिसको ऑर्डर दिया गया, और पेई यानी जिसको पैसा लेने का अधिकार है. फिर प्रॉमिस एंड ऑर्डर. तो दूसरा जो तरीका है ये क्या है? दूसरा जो डिफरेंस है ये क्या है? प्रॉमिस एंड ऑर्डर. प्रॉमिसरी नोट इज प्रॉमिस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर. ये आपका मेन डिफरेंस है वैसे. ठीक है, तो मेन डिफरेंस ये नहीं है कि कौन बना रहा है क्या है. तो मेन यही है कि प्रॉमिस है, प्रॉमिसरी नोट में वादा कर रहा है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दे रहा है. पेएबल टू बियरर. अब ये हमने पढ़ा था आरबीआई के एक्ट के हिसाब से. Promissory note cannot be made payable to bearer at all. A bill of exchange can be made payable to bearer, but it cannot be made payable to bearer on demand. तो ये देखे थे हमने. ठीक है. फिर एक्सेप्टेंस. प्रॉमिसरी नोट में आपने देखे क्या एक्सेप्ट करना पड़ रहा? ऐसा कभी होगा क्या कि प्रॉमिसरी नोट उसने लिख के दिया कि ये लो शर्मा जी, मैं आपको वादा करता हूं मैं आपको पैसे दूंगा. अब मैं बोलूंगा नहीं भाई एक्सेप्ट कर. एक्सेप्ट? अरे काय का एक्सेप्ट? पहले जो उसने बोला है वही तो बोलेगा. क्या बोलेगा वो? कि मैं पेमेंट करूंगा. और हम बोलेंगे नहीं नहीं तू एक्सेप्ट कर, पेमेंट करेगा. कोई बात हुई नहीं. तो इसीलिए यहां पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती. बट बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं ऑर्डर दे रहा हूं, तुम मेरे को पेमेंट करोगे. वो बोलेगा हाँ भाई करूंगा. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस. तो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट नो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी. लायबिलिटी. मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज प्राइमरीली लायबल. मेकर जो रहेगा वो लायबल रहेगा, बट ड्रॉवर लायबल नहीं होता है. यहां पे कौन लायबल है? यहां पे वैसे लायबल होता है जो एक्सेप्टर है. मींस ड्रॉई जो है जिसने एक्सेप्ट कर लिया बिल, वो लायबल रहेगा. हाँ, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर ऐसे केस में ड्रॉवर लायबल रहेगा. रिलेशनशिप. प्रॉमिसरी नोट में आपने देखा कि मेकर और पेई ये दोनों के बीच इमीडिएट रिलेशनशिप है. लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर स्टैंड्स इन इमीडिएट रिलेशनशिप विद द एक्सेप्टर एंड नॉट द पेई. पेई नहीं होता. पेई का इमीडिएट रिलेशन है क्या? नहीं. ड्रॉवर ड्रॉई का रिलेशनशिप है. ड्रॉवर ड्रॉई. पेई का रिलेशनशिप नहीं है. फिर नोटिस. तो नोटिस की जरूरत होती है एक बिल ऑफ एक्सचेंज में. प्रॉमिसरी नोट में भी नोटिस की जरूरत होती है, बट नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट टू द मेकर, क्योंकि मेकर खुद ही डिफॉल्ट कर रहा है. नोटिस का मतलब यहाँ लीगल नोटिस से नहीं है. नोटिस का मतलब क्या है? जानकारी देना. तो यहाँ पे वो जानकारी दे रहा है कि देखो भाई उसने पेमेंट नहीं किया, अब मैं तुमसे रिकवर करूंगा. तो जैसे ड्रॉई ने एक्सेप्ट नहीं किया या पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे केस में हम ड्रॉवर को नोटिस देंगे. लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉमिसरी नोट है तो मेकर को तो खुद को पता है उसने पेमेंट नहीं किया, तो उसको बताना पड़ेगा क्या? देख भाई तूने पेमेंट नहीं किया, अब मैं तेरे से रिकवर करूंगा. नहीं. लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बताना पड़ेगा. तो ड्रॉवर को पता नहीं है, ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया, तो ड्रॉवर को बताना पड़ेगा कि भाई उसने पेमेंट नहीं किया, मैं तेरे से रिकवर करूंगा. फिर प्रोटेस्ट. ये पॉइंट अभी आपको नहीं समझेगा, ये अपन पढ़ने के हैं प्रोटेस्ट वाला पॉइंट, बट फिर भी देख लो एक बार. इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ फॉरेन बिल्स, बिल मस्ट बी प्रोटेस्टेड इफ सच प्रोटेस्ट इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्लेस where it is drawn. In case of dishonor of promissory note, protest is not necessary. ठीक है, तो ये सिंपल सा पॉइंट है एक. तो ये जो प्रोटेस्ट का पॉइंट है ये आपको बाद में और डिटेल में समझ में आएगा. फिर ड्रॉइंग इन सेट. ड्रॉइंग इन सेट का क्या मतलब है? तो ड्रॉइंग इन सेट मींस एक ही बिल के अलग अलग हिस्से होते हैं. अब ये इसका एम क्या होता है ये भी अभी आपको डिटेल में नहीं समझेगा. ये जब अपन बिल्स इन सेट पढ़ लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ जाएगा. तो ड्रॉइंग इन सेट में क्या होता है? बिल को हम सेट में ड्रॉ करते हैं, पार्ट्स में ड्रॉ करते हैं, इसलिए ताकि वो एक्सेप्टेंस के लिए भेजा जा सके इजीली. अब उसका क्या रीजन है, कैसे क्या भेजा जाएगा, वो अपन बाद में देखेंगे. तो एक्सेप्टेंस के लिए आपको जरूरत होती है उसको सेट में ड्रॉ करने की. बताओ प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस लग रहा क्या? नहीं लग रहा. तो उसको फिर कभी भी सेट में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये है ड्रॉइंग इन सेट्स. डुअल रोल. डुअल रोल आपको पता है. डुअल रोल मीन्स क्या? एक ही व्यक्ति दो रोल निभा रहा है. फॉर एग्जाम्पल वैसे आप देखो कभी ऐसा होगा क्या कि मेकर ऑफ नोट जो वादा कर रहा है और पेई दोनों एक व्यक्ति हैं? तो नहीं, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि ड्रॉवर और ड्रॉई सेम व्यक्ति है. ड्रॉवर यानी कौन?
तो ड्रॉअर यानी जो ऑर्डर दे रहा है, और ड्रॉई यानी जिसको ऑर्डर दिया गया वो एक ही व्यक्ति है। आपको लग रहा कैसे? वैसे हमने देखे हैं पहले लेक्चर में। अब देखो कैसा होगा, जैसे मैंने अपनी एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से ऑर्डर दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूं नागपुर में, मेरी एक और ब्रांच है समझो एक दिल्ली में। अब मैं नागपुर की ब्रांच से दिल्ली की ब्रांच को ऑर्डर दे रहा। फॉर एग्जांपल आपको पेमेंट चाहिए था, आपने मेरे को बोले, मैं नागपुर में बैठा हूं, मैं अभी दिल्ली की ब्रांच को ऑर्डर लिख के भेज रहा हूं कि देखो जी ये स्टूडेंट है, ये आएंगे, इनको आप पैसे दे देना। तो मैं यहां से बैठ के वहां पे ऑर्डर दे रहा। तो ऑर्डर कौन दे रहा? मैं, मर्क्यूरस ईडीयू। ऑर्डर किसको दे रहा? उसको, मर्क्यूरस ईडीयू को। यानी मैं, मेरे को ही ऑर्डर दे रहा और आपको पेमेंट मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है ड्रॉवर एंड ड्रॉई आर द सेम पर्सन। ठीक है। उसी प्रकार से और डुअल रोल हो सकता है क्या? तो ड्रॉवर और पेई भी सेम हो सकते हैं। ड्रॉवर मैंने ड्रॉ किया, मैंने लिख के दिया, ऑर्डर दिया, और पेई पैसा भी मेरे को लेने का अधिकार है। जैसे मैंने गुड्स भेजा, गुड्स के साथ एक ऑर्डर लिख के भेजा कि तुम मेरे को ये तारीख को पेमेंट कर देना। तो ये क्या हो गया? यहां पे मैंने ऑर्डर किया और पैसा भी मैं ही लूंगा। तो ड्रॉवर एंड पेई आर द सेम पर्सन। ठीक है। और ऐसा हो सकता है क्या कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति पे कर रहा है, पे करने वाला यानी ड्रॉई, और रिसीव करने वाला दोनों एक व्यक्ति है। हो सकता है क्या? सोच के देखो, हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। तो देखो, जो पे कर रहा है वो भी वही, और जिसको पैसा मिल रहा है वो भी वही, एक ही व्यक्ति। ऐसा भी हो सकता है। आपने कभी डीडी बनाया होगा, आपका एक बैंक में अकाउंट है समझो एसबीआई में, तो आप क्या करते हो? आप डीडी बनाने जब देते हो तो आप एसबीआई को एक चेक लिख के दोगे, पे योरसेल्फ। तो एसबीआई खुद को पैसे पे करेगा, आपके अकाउंट से निकालेगा। पे कौन कर रहा है? एसबीआई। किसको कर रहा है? खुद को। तो ये जो पे योरसेल्फ के चेक होते हैं, ये चेक्स जो होते हैं, इसमें पे करने वाला भी वही है, ड्रॉई, और पेमेंट रिसीव करने वाला भी वही है, पेई। या दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मेरा एक बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, और वहीं पे मेरा एक और अकाउंट है, लोन अकाउंट। अब मेरे को लोन की कोई किस्त भरना था, इंस्टॉलमेंट भरना था, तो मैं क्या करूंगा? मैं चेक बना के दे दूंगा बैंक को, पे योरसेल्फ। तो बैंक क्या करेगी? मेरे एक अकाउंट से पैसे लेगी और खुद वो रख लेगी, और वो मेरे लोन को सेट ऑफ कर देगी। तो यहां पे क्या किया? बैंक ने पेमेंट किया, मेरा चेक था, मैंने ऑर्डर किया बैंक को, पे योरसेल्फ। तो ड्रॉई कौन हो गया? बैंक हो गया। ठीक है। और पेमेंट किसको मिल रहा है? बैंक को। तो ये जो चेक है इसमें क्या हो रहा है? इसमें पेई भी वही है और ड्रॉई भी वही है। तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। फिर इसके अलावा स्टेटस ऑफ ड्रॉवर। अब ये वैसे कोई बहुत खास काम का नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये डिफरेंस आपको एकदम ऐसा ध्यान नहीं रखना है, बट हाँ, जब डिफरेंस बिटवीन ही लिख रहे हैं हम, तो पॉइंट्स बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मेकर ऑफ अ नोट इज डेटर एंड ही हिमसेल्फ अंडरटेक्स टू पे। डेटर खुद पे करने की बात कर रहा है। बट अगर हम ड्रॉवर की बात कर रहे हैं तो ड्रॉवर क्रेडिटर रहेगा। वैसे दोनों हो सकता है, मैंने आपको दोनों एग्जांपल बताया हूं शुरू के लेक्चर में। बट ऐसा जनरली ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ऑर्डर किया, मैंने गुड्स भेजा था, तो गुड्स भेजा मैंने, मैं क्रेडिटर हो गया, मेरे को पैसा लेने का अधिकार है, और मैं यहां पे मैं खुद ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्रेडिटर ड्रॉ कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है। और कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टर एंड मेकर आर सेम पर्सन। एक्सेप्टर इनफैक्ट होता ही नहीं वहां। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई इन केस ऑफ नीड हो सकता है, एक्सेप्टर फॉर ऑनर हो सकता है। अब देखो, एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन मैंने वैसे आपको बता दिया था। A bill is drawn payable at plot number 50 CA apartment रामनगर नागपुर, but it does not contain the draw's name. नाम नहीं लिखा, एड्रेस लिख दिया। मैंने ड्रॉ करके दिया आपको एक बिल, वो बिल एक एड्रेस लिखा है उसमें, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा। आप जाते हैं वो जगह पे, वहां पे कोई मिस्टर राम रहते हैं। मिस्टर राम क्या करता है? मिस्टर राम उसको एक्सेप्ट कर देता है। वो सोचता है अरे नाम तो लिखा नहीं है, कर देते एक्सेप्ट। वो एक्सेप्ट कर देता है। तो बताओ क्या वो लायबल रहेगा? तो आंसर है हाँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बता दिया हूं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया इसके ऊपर, तो ऐसे केस में आपको यहाँ विनोद बताया, विनोद वहां रहता है, तो विनोद जो है, विनोद यानी हंसी मजाक, तो विनोद ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और मजाक मजाक में विनोद का मजाक हो गया। हो गया, तो विनोद का विनोद, ऐसा है। तो देखो यहाँ पे ही इज लायबल, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज में नॉट बी इन राइटिंग, तो ये गलत है, हमने देखा इट शुड बी इन राइटिंग। ठीक है। अब इसके बाद हम डायरेक्टली बढ़ते हैं चेक के बारे में। चेक पढ़ते हैं। चेक की डेफिनेशन क्या है? तो चेक की डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल है। चेक यानी कुछ नहीं, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज है। समझो ए ने बी को गुड्स दिया था, बी ने ए को एक चेक लिख के दे दिया।
यहां पे चेक ड्रॉ किया गया है सी के ऊपर। सी कौन रहेगा? सी हमेशा यहां पे एक बैंक रहेगा, इसको हम बोलते हैं ड्रॉई बैंक। तो ये हो गया एक सिंपल फॉर्म ऑफ चेक। तो यहां पे चेक यानी क्या है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, सी के ऊपर ड्रॉ किया है, ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, एंड ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। आपने देखेगा कभी कि चेक के केस में एक्सेप्टेंस करने जा रहा है तो एक्सेप्टेंस नहीं करेगा, यहां पे इट विल ऑलवेज बी पेएबल इन ऑन डिमांड। तो ए डायरेक्टली जाएगा सी के पास और सी उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर एंड ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। तो एकदम रटने की जरूरत नहीं है। और भी बताया इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक भी आएगी और चेक इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी आएगा। ये क्या होता है ये अभी अपन देखने वाले हैं। देखो एक एग्जांपल दिया है, पे सलमान खान, अमिताभ बच्चन ने चेक दिया सलमान खान को चेक दिया उसने। तो यहाँ पे एसबीआई के ऊपर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन इज द ड्रॉवर, वो ड्रॉ कर रहा है, एसबीआई इज द ड्रॉई बैंक एंड सलमान खान इज द पेई। ठीक है, तो ये एक चेक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक की डेफिनेशन बताई गई है आपको, लेकिन ये एक्ट में उसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक चेक को जो डिफाइन किया है, इट हैज बीन डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉनिक चेक को, अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसको बनाया ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाया है, यानी उसको बनाया ही गया है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर से बनाया गया है, एंड साइंड इन अ सिक्योर सिस्टम, साइन भी सिस्टम से हुई है, कंप्यूटर से हुई है, विद डिजिटल सिग्नेचर, विथ और विदाउट बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने आधार कार्ड बनाया होगा तो आप वहां पे फिंगर्स रखते हैं, फिंगर की प्रिंट होती है, तो ये क्या हो गया? बायोमेट्रिक। वैसे ही रेटिना डिस्प्ले होता है, ये बायोमेट्रिक हो गया। तो विथ और विदाउट बायोमेट्रिक एंड असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। अब ये क्या होता है? तो ये आप ITSM में पढ़ोगे, EISSM में पढ़ोगे, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। ये इसको यानी एक फॉर्म है, यानी जिससे अपन इसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं, एनक्रिप्शन का फॉर्म है। एनक्रिप्शन क्या होता है? मीन सिक्योर करना। तो वो सब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। और विथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज द केस में भी। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक यानी क्या? तो सिंपल आपको इतना ही ध्यान देना है कि इट इज अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसको कंप्यूटर के थ्रू बनाया गया है, सिक्योर सिस्टम में साइन किया है विद डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो बस इतना सा इलेक्ट्रॉनिक चेक है। ये बनाया ही कैसे गया है? तो ये बनाया गया है कंप्यूटर से। ठीक है, अब ये सिंपल है, बाकी ये आप पढ़ लेना एक बार। बाकी ट्रंकेटेड चेक, ट्रंकेटेड चेक थोड़ा अलग है। ट्रंकेटेड चेक यानी इलेक्ट्रॉनिक चेक नहीं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। तो चेक ट्रंकेशन एक सिस्टम है जिसमें आप ड्यूरेशन को शॉर्ट कर देते हैं, ये क्लियरिंग के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या होता है ये अपन देखते हैं। तो देखो क्या होता है, जितने भी चेक होते हैं आज के तारीख में, अगर आप देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके अपन देखते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम, ए ने बी को गुड्स दिया था, अब बी ने ए को एक चेक दिया। अब चेक अगर नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है, तो ये चेक किस पे ड्रॉ किया है? समझो चेक हैज बीन ड्रॉन ऑन सी, सी जो हो गया है आपका ड्रॉई बैंक हो गया, तो इसके ऊपर ड्रॉ किया है। अगर ये चेक किसी भी प्रकार से इस पे कोई क्रॉसिंग नहीं है तो क्या होगा? ए जाएगा सी के पास डायरेक्टली, बैंक के पास, और बैंक में चेक दिखाएगा और उसको पेमेंट मिल जाएगा। ये हो गया एक सिंपल से एक चेक का पेमेंट। इसमें आपको डायरेक्टली बैंक के पास जाना है, बैंक ये भी नहीं देखेगा कि उस पर नाम क्या लिखा है, तो ये बेयरर चेक कहलाता है। बेयरर क्यों? क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का अगर नाम लिखा भी है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे आप डायरेक्टली जाओ, आप जाओ, आप मेरे को दे दो चेक, मैं जाऊंगा तो मेरे को भी बैंक पैसे दे देगा। तो एक ओपन चेक में, एक बेयरर चेक में ये नहीं देखा जाता उसमें नाम किसका लिखा है। ध्यान रखना, उसमें नाम है बट स्टिल इट कैन बी एनकैश्ड बाय एनी पर्सन। ठीक है, बट जैसे ही क्रॉसिंग हो गई तो क्रॉसिंग हो जाने के बाद ये इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं बैंक को। कौन से बैंक को? तो इस बैंक को इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे क्या, कि जैसे ही इसके ऊपर क्रॉसिंग आ गई, तो समझो यहां पे ये चेक को क्रॉस कर दिया, क्रॉसिंग आ गई, तो अगर उसमें क्रॉसिंग आ गई तो इट इज द इंस्ट्रक्शन टू द
पेइंग बैंकर, ये पेइंग बैंकर है या ड्रॉई बैंक, टू पे द अमाउंट ओनली टू अ बैंकर। तो यहां पे अगर ए जाएगा सी के पास तो सी विल नॉट पे हिम, उसको पैसा नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब देखो इसी व्यक्ति का क्या क्या नाम है, तो सी का नाम क्या है? एक तो पहला इसका नाम है ड्रॉई बैंक, ड्रॉई है ये। दूसरा इसी का नाम है पेइंग बैंकर, पे कर रहा है। ठीक है, तो पेइंग बैंकर। बी को क्या बोलते हैं हम? ड्रॉवर। ए हो गया आपका पेई, और यही आपका होल्डर भी है इस केस में। अब ए क्या करेगा? ए अब जाएगा अपने बैंक के पास, क्योंकि अब ये कैसा चेक है? ये क्रॉस चेक है, तो ए जाएगा अपने बैंक के पास। तो ए का बैंक आ गया, समझो डी जो है ये ए का बैंक है। अब इसका नाम रहेगा, इसको भी कुछ कुछ नाम दिया गया है। ये क्या करेगा? ये कलेक्शन कराएगा, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग बैंक। तो डी जो है ये कलेक्टिंग बैंक है। इसको ही हम बोलते हैं रिसीविंग बैंक। और इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंटिंग बैंक। ये सब एक ही के नाम है। ठीक है, अब क्या होगा? अब डी इसको रिकवरी करना चाहता है, तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां तक के जो चेक आया ये आपका फिजिकल फॉर्म में चेक आ गया। ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म में चेक है, इस पे क्रॉसिंग है, इसीलिए अब इसको अगर हमको क्लियर करवाना है तो ए जाएगा डी के पास। डी अब बैंक है, बैंक सी के पास जाएगा और सी देखेगा कि हाँ ये तो बैंक है। अब ये अगर बैंक है तो सी विल डायरेक्टली पे द अमाउंट टू डी, और डी फिर ये अमाउंट जमा कर देगा ए के अकाउंट में। ये प्रोसेस जो रहती है ये क्लियरिंग साइकिल है। अब यहां ट्रंकेशन कहां आता है? तो देखो डी के पास जब चेक आया, अब डी क्या करेगा? डी इस चेक को कन्वर्ट करता है स्कैन्ड कॉपी में। डी उसको स्कैन करेगा, ये चेक है इसको स्कैन किया, और स्कैन करके इस चेक को डी भेज देगा सी के पास। किसके थ्रू? तो यहां पे एक और पार्टी आएगी बीच में, इसको हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। तो एक क्लियरिंग हाउस के थ्रू, कभी कभी ये क्लियरिंग हाउस भी ट्रंकेशन कर सकता है। अब ट्रंकेशन यानी क्या? तो ट्रंकेशन यानी यही, ये जो स्कैन किया इसने, स्कैन करके भेज रहा है, तो स्कैन कर दिया जैसे ही, तो ये जो चेक होता है इसको ट्रंकेट कर दिया जाता है। इस पे आप देखोगे जैसे ही स्कैन हो गया तो इस पे दो ऐसे लाइन खींच दी जाती है, और इसके बाद अब आगे जितना भी मूवमेंट होगा ये किसके थ्रू होगा? तो ये होगा अब इस इमेज के थ्रू। ये क्या है? तो ये आपका ट्रंकेट हुआ चेक है, ये ट्रंकेटेड है। ये ट्रंकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज है और ये ट्रंकेटेड चेक की फिजिकल कॉपी है। ठीक है, ये रिटर्न कर देगा डी। अब देखो डी इसको क्या कर रहा है? डी इसको स्कैन कर रहा है, तो यहां पे देखो जिम्मेदारी किसकी होगी कि स्कैनिंग प्रॉपर होना चाहिए? डी की, सिंपल है ऑब्वियसली। तो यहां पे ये चेक में और इस इमेज में अगर कुछ डिफरेंस आता है और कुछ गड़बड़ निकलती है तो ऐसे केस में डी विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, अब यहां पे डी ने क्या किया? डी ने इसको क्लियरिंग हाउस के थ्रू भेज दिया सी के पास। ठीक है, अब सी देखेगा कि भाई ये जो है चेक, ये चेक आया तो है, लेकिन ये इसको कैसे पता कि ये जो चेक भेजा गया है ये बराबर इसने वही भेजा है जो इसको मिला है? इसको वही मिलना चाहिए जो इसने भेजा, तो सेम चीज होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो चेक है, ये चेक के नीचे में आप देखोगे यहां पे डिजिटल सिग्नेचर लगा रहता है, डीएससी। ये डिजिटल सिग्नेचर जो रहेगी इसके साथ में ये भेज दिया जाएगा सी के पास। अब सी को वेरीफाई करना है कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ये उसी व्यक्ति की है क्या? तो सी कहां जाता है? सी जाएगा एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास, एक सीए के पास। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सीए का मतलब है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये जो होती है ये अथॉरिटी आपको डिजिटल सिग्नेचर वगैरह बना के और वेरीफाई करके देती है। मींस सी क्या करेगा? सी को कुछ नहीं करना है, ये जो डीएससी आई है, डीएससी लग के आया है,
अब सी, इसमें डीएससी जो रहता है आपने देखा भी होगा, उसको राइट क्लिक करेगा, राइट क्लिक करके उसमें उसको वैलिडेट करेगा। जैसे ही वो वैलिडेट करेगा तो ये चला जाएगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्लाउड में की सेव करता है। डिजिटल सिग्नेचर में 2 की होती है, जो ये यूज कर रहा है इसको प्राइवेट की बोलते हैं। जब बैंक इसको साइन करेगा तो वो एक पासवर्ड डालेगा, ये उसका प्राइवेट की है, ये उसी के पास होगी। लेकिन जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो दूसरी एक की रखता है जो मैच होती है विद द प्राइवेट की, इसको हम बोलते हैं पब्लिक की। ये जो पब्लिक की है ये कहां रहेगी, ये क्लाउड में स्टोर्ड होती है। जैसे ये क्लिक करता है राइट क्लिक और उसको वैलिडेट करता है तो क्लाउड से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ ये सही है, और उसमें आप देखोगे कि एक ग्रीन कलर का ऐसा राइट टिक आ जाता है। तो ये जो राइट टिक आ गया मींस ये वही चीज है जो आगे वाले व्यक्ति ने हमको भेजा है, तो ये उसका प्रूफ हो जाता है, इसने जो भेजा वो यहाँ पे आया। तो यहां से जैसे ये वेरीफाई होके आ जाएगा, अब सी श्योर हो गया कि हाँ ये बराबर जो भी हमारी प्रोसेस थी, हमको जो चीज आई है वो बराबर एक प्रॉपर चैनल से आई है। अब सी क्या करेगा, अब सी इसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो सी यहां पे चेक का पेमेंट करेगा और ये जो चेक रहेगा, चेक की ट्रंकेटेड कॉपी, ये वापस भी भेजेगा। ये जो चेक की कॉपी है इस पे डीएससी लगी है, इसमें ये नीचे सर्टिफाई करेगा, सर्टिफिकेट लगाएगा कि मैंने इस तारीख को इतने इतने बजे आपको पेमेंट किया, और ये फिर से अपनी एक डीएससी लगाएगा इस पे। अब ये बैंक अपनी डीएससी लगाएगा प्लस ये अमाउंट पे कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा ये सब चीजों के साथ ये पेमेंट भेज देगा डी के पास। डी के पास पेमेंट आ गया, डी अब उस पेमेंट को जमा कर देगा ए के पास। ठीक है, इसके बैंक अकाउंट में जमा कर देगा। ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रंकेशन। ट्रंकेशन का मतलब क्या है, टू कट शॉर्ट इन टाइम। तो यहां पे आप देखोगे डी ने जैसे ही इसको चेक को ट्रंकेट कर दिया तो यहां पे अब फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक खत्म हो गया। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में फिजिकली ये चेक को डी भेजता था, सी के पास लेके जाता था, तो यहां पे टाइम भी जाता था। इसीलिए आप देखते थे अगर क्लियरिंग होना है तो लोकल क्लियरिंग को भी 2-3 दिन लगते थे, और अगर बाहर की है, दूसरे शहर की है, तो ऐसे केस में तो बहुत टाइम लग जाता था, 10-10 दिन लग जाते थे चेक क्लियर होने को। बट ये 2010 में कंपल्सरीली चेक क्लियरिंग का ये सिस्टम निकला है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आप कोई भी चेकबुक देखोगे तो चेकबुक में आजकल यहाँ लिखा रहता है, ये जो यहाँ पे ये डेट है, ये डेट के और पहले यहाँ पे एक लिखा रहेगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये दिख रहा है हल्का सा, आपको नहीं दिखेगा, आप एक अपने खुद की चेकबुक निकाल के देखोगे तो वहां लिखा होता है CTS 2010। तो ये 2010 के रूल्स के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये ट्रंकेटेड चेक है। अब देखो ट्रंकेटेड चेक यानी इलेक्ट्रॉनिक चेक नहीं, यहाँ पे डी ने जो चेक सी के पास भेजा ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज है ऑफ अ चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक की डेफिनेशन क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक चेक को बनाया ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं बना। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं बना है तो ये इलेक्ट्रॉनिक चेक नहीं है। इसमें जो साइन भी है, तो यहाँ बी जब साइन करेगा तो साइन कैसे होगी, तो थ्रू इंक होगी, इंक के थ्रू, इंक से साइन किया है उसने। तो डिजिटल चेक में क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चेक में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिग्नेचर होगी, डिजिटल फॉर्म में सिग्नेचर होगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी अमेंड की गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से। तो ट्रंकेटेड चेक इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक चेक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ये प्रोसेस जो दी गई है, ये प्रोसेस को पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ आपको फील्ड्स दिखेगी, MICR वगैरह कुछ वर्ड्स दिखेंगे। तो MICR का क्या मतलब है, MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये MICR के थ्रू ये क्लियर होता है। तो ये MICR मीन्स उसकी, हाँ ये देखिए, ये MICR फील्ड्स, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सब लिखा होगा। तो MICR का क्या मतलब है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये ऐसी इंक होती है जिसको कंप्यूटर भी रीड कर सकता है। तो ये एक है ट्रंकेशन का सिस्टम, आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो फास्टर क्लियरिंग साइकिल, जल्दी क्लियर हो जाता है। बेटर रिकंसिलेशन, ज्यादा प्रोसेस नहीं रहती आजकल रिकंसिलेशन में, कुछ पेंडिंग नहीं रहते डॉक्यूमेंट कोई भी चीज, क्योंकि तुरंत 2 दिन में तो क्लियर हो ही जाता है। बेटर कस्टमर सर्विस, आसानी से कस्टमर भी खुश हो जाता है। T+0 फॉर लोकल क्लियरिंग एंड T+1 फॉर इंटरसिटी क्लियरिंग। तो T यानी ट्रांजेक्शन डेट, जिस दिन आपने जमा किया उसी दिन क्लियर हो जाते हैं लोकल क्लियरिंग। अगर आप 2 बजे के पहले जमा करते हैं तो उसी दिन सेम डे क्लियर हो जाते हैं। एलिमिनेशन ऑफ फ्लोट, फ्लोट यानी टाइम गैप। पहले टाइम गैप होता था, मैंने चेक लिख के दिया
तो आगे वाले को क्लियर होगा, फिर वो आगे वाले को चेक देगा, दूसरे किसी व्यक्ति को चेक देगा, तो यहाँ पे टाइम गैप आता था। अब क्या है, मेरे को समझो चेक आया, मेरे को पता है 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, मैं आज ही 2 दिन बाद का चेक बना के दे सकता हूं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस, अब कोई ज्योग्राफिकल डिपेंडेंस नहीं है, कहीं भी वो क्लियर हो सकता है। ऑपरेशनल इफिशियंसी हो गया है, क्योंकि लोकल क्लियरिंग में पहले एक आदमी बिठाया जाता था जो रोज शाम को आप देखते थे कि वो चेक लेके जा रहा है, क्लियर करवा के ला रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट लगता था जबरदस्ती एक आदमी का, अब वो कॉस्ट वगैरह खत्म हो गया। रेवेन्यू, पहले हाई कॉस्ट और लो रेवेन्यू होता था लोकल क्लियरिंग के कोई पैसे भी नहीं चार्ज किए जाते थे, तो अब ये खत्म हो गया। मिनिमाइजेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड रिड्यूसेस ऑपरेशनल रिस्क बाय सिक्योरिंग द ट्रांसमिशन रूट। ठीक है, तो ऐसा है, तो ऑपरेशनल रिस्क भी खत्म हो गया, क्योंकि फिजिकल चेक भेजा ही नहीं जा रहा। क्या भेजा जा रहा? इमेज, तो वहां पे ऐसा नहीं गुम जाएंगी क्या? नहीं। फिर एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ चेक, चेक में क्या क्या होना चाहिए? हर एक वो चीज होना चाहिए जो बिल में होती है। चेक मस्ट बी पेएबल टू बियरर और ऑर्डर, बट इन आइदर केस ऑलवेज ऑन डिमांड, हमेशा डिमांड में पेएबल होगा। बैंकर नेम्ड must pay it when it is presented for payment during usual office hours provided check is validly drawn, और अकाउंट में पैसा भी होना चाहिए। समझो यहाँ पे अगर बी के अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो यहाँ पे कोई पेमेंट मिलेगा क्या? नहीं, तो बी के अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। तो सिंपल से पॉइंट्स है, आप एक बार खुद ही पढ़ सकते हैं। फिर बिल्स एंड नोट्स में भी रिटर्न एंटायरली बाय हैंड, लेकिन चेक्स जो होते हैं, अब चेक्स हैंड रिटन नहीं होते। वैसे लिखा है यहाँ नो बार, बट आप देखोगे चेक के प्रिंटेड लीव्स रहते हैं, वही चेक बुक में लिखना पड़ता है। इनफैक्ट आजकल बैंक खुद बोलते भी है, आरबीआई भी बोलता है, उसमें बैंक के आप अगर चेक बुक देखोगे तो उसमें आखिरी पेज पे लिखा होता है कि अगर आप इन फॉर्मेट के अलावा कोई अगर चेक बुक देंगे तो चेक लिख के देंगे तो इट विल नॉट बी क्लियर्ड। पहले ऐसा होता था, नॉर्मल एक लेटर पे लिख के आप बोल सकते थे बैंक को पेमेंट करो, तो वो कर देते थे। फिर सिग्नेचर मस्ट टैली विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉवर की सिग्नेचर रखता है बैंक। चेक मस्ट बी डेटेड नहीं होगा तो चेक पे करने से मना कर सकता है। चेक ड्रॉन विथ फ्यूचर डेट इज वैलिड, पोस्ट डेटेड चेक जो होते हैं वैलिड होते हैं। अ चेक मे बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर इट बिकम स्टेल। स्टेल का मतलब होता है खत्म हो गया, वो उसका जो वैल्यू थी वो 0 हो गई, तो 3 महीने तक की उसकी वैलिडिटी होती है, 3 महीने के बाद वो 0 हो जाता है। ठीक है, फिर नोटिफिकेशन नंबर दिया है, कोई खास काम का नहीं, पहले 6 महीना होता था, आजकल 3 महीना हो गया है। अ चेक कैन ऑल्सो बी मेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिफरेंस बिटवीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ चेक, क्या क्या डिफरेंस होते हैं अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की बात करें तो? ड्रॉई, बताओ चेक के केस में ड्रॉई कौन रहेगा? हमेशा एक बैंक रहेगा, तो ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंक, बैंक को ऑर्डर देते ना आप। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में बैंक नहीं रहता है, कोई भी रह सकता है। ग्रेस, चेक में ग्रेस पीरियड होता है क्या? आपने चेक डाले, फिर वो बोलता है कि अरे भैया 3 दिन बाद आना, नहीं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक ग्रेस पीरियड होता है, 3 दिन का ग्रेस मिलता है। एक्सेप्टेंस, चेक में एक्सेप्टेंस कराते कि आपके पास चेक दिया मैंने, तो आप जाओगे और फिर बोलोगे कि बैंक वाले को भाई एक्सेप्ट करके दे, नहीं, इट इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, वो डायरेक्टली पेमेंट करेगा, इट इज पेबल ऑन डिमांड। फिर पेएबल, अ चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पेएबल ऑन डिमांड और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। एक और पॉइंट है इसमें, चेक कैन बी मेड पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड। डिस्चार्ज ऑफ ड्रॉवर, ये पॉइंट भी अभी आपको नहीं समझेगा, ये अभी अपन पढ़ने के हैं, ड्रॉवर कैसे डिस्चार्ज होगा। तो देखो क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर टाइम के अंदर ड्रॉई के पास हम नहीं ले गए बिल, तो ऐसे केस में ड्रॉवर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता। बट चेक में ऐसा नहीं होता, 3 महीना हो गया मैंने बिल नहीं ले गया था, तो भी यहाँ पे जो ड्रॉवर है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे मैं दूसरा चेक मांग सकता हूं। यहाँ पे एक केस में डिस्चार्ज होगा जो हम आगे देखेंगे, मैं अभी नहीं बताता, एक साथ में सब बता दूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। नोटिस, डिसऑनर ऑफ चेक में नोटिस की जरूरत नहीं है। अब नोटिस का मतलब यहाँ लीगल नोटिस की बात नहीं हो रही, लीगल नोटिस की जरूरत इनफैक्ट है, लेकिन नॉर्मल जो जानकारी देना कि देखो भाई चेक नहीं पेमेंट हुआ, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन नोटिस की जरूरत होती है इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, नोटिंग और प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है। पेमेंट ऑफ चेक में भी काउंटरमेंडेड, काउंटरमेंड का क्या मतलब है? काउंटरमेंडेड का मतलब होता है स्टॉप पेमेंट के इंस्ट्रक्शन देना। तो आप देखते हैं मूवीज वगैरह में, जैसे आपने इश्क मूवी देखा होगा, स्टॉप पेमेंट बोल दिया कि ये आएगा तो इसको पेमेंट नहीं करना, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉप पेमेंट। ठीक है, ये बिल में कभी होता है क्या? तो नहीं, बिल के इसमें कभी भी आप नहीं देखोगे कि पेमेंट काउंटरमेंड हुआ है। चेक में भी क्रॉस्ड, देयर इज नो प्रोविजन फॉर क्रॉसिंग ऑफ बिल, बिल में क्रॉसिंग देखेगा नहीं।
स्टैंपिंग, चेक में कभी भी स्टैंप ड्यूटी नहीं भरी होती, बिल में स्टैंप ड्यूटी होती है। स्टैंप ड्यूटी भरते क्या आप चेक पे ऊपर से? नहीं भरते। अब बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है। जब ए ने बी को बोला था कि भाई मेरे को पैसा देना, तो बी कौन है? समझो बी कोई और व्यक्ति है, ये इसमें साइकिल में नहीं दिखेगा। बी क्या बोलेगा? उसने बोला समझो ए ने ड्राफ्ट से देना, तो बी क्या करेगा? बी जाएगा अपने बैंक के पास, समझो उसका बैंक है एक्स, वो बैंक को बोलेगा कि मेरे को एक चेक बना के दो। किस, इसको क्या बोलते हैं हम? ड्राफ्ट बोलते हैं वैसे, तो इसको ही हम दूसरा नाम बोल सकते हैं बैंकर्स चेक। यहाँ पे एक्स चेक बनाएगा, एक्स पूछेगा बी से कि कहां पे पे करना है, तो फिर अपन बताएंगे कि इट शुड बी पेएबल इन, समझो दिल्ली, तो दिल्ली में एक्स की ब्रांच होगी, समझो डी, तो यहां पे एक्स ऑर्डर करेगा डी को कि तुम पे करना ए को, ठीक है, ए को। अब ये ए जो है, ए कैसा पेमेंट करेगा, रिसीव करेगा? ए जाएगा अपने बैंक के पास, समझो सी, तो यहां पे सी फिर डी के पास जाएगा और डी से रिकवरी करेगा। तो यहां पे देखो 3 बैंक हो गए, यहां पे फर्क क्या पड़ा? ये भी बैंक है, ड्रॉवर इज ऑल्सो बैंक, ड्रॉई तो हमेशा बैंक रहता ही है, और सी जो है ये भी कलेक्टिंग बैंक है। तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको 3 बैंक दिख रहे हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, पेई नहीं, कलेक्टिंग बैंक। पेई तो ये है ए, ये अलग व्यक्ति है। तो यहां पे जब हम ड्राफ्ट बनाते हैं तो बी जाएगा एक्स के पास, एक्स ड्राफ्ट ड्रॉ करेगा इसके ऊपर और दे देगा बी को, बी जाएगा ए के पास या उसको पोस्ट वगैरह से भेज देगा। अब ए को रिकवरी करना है तो ए क्या करेगा? ए अपने बैंक में जाएगा, जो बैंक पे ड्रॉ किया है वहां से वो लेके रिसीव करेगा और उसको ए के अकाउंट में जमा कर देगा। तो ये एक बैंक ड्राफ्ट होता है। तो इसी को हम बैंकर्स चेक भी बोलते हैं। बैंकर्स चेक क्यों? क्योंकि ये बैंक ड्राफ्ट जो है ये बैंक का चेक है, बैंक लिख के दे रहा है दूसरे बैंक के ऊपर, तो इसको ही बैंकर्स चेक बोला जाता है। ठीक है।